मुमकिन है। इलाज तो ऑब्वियसली आपने डायग्नोज तो जैसे मैंने कहा है आपने कर लिया, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए क्लासिफिकेशन जैसे बेस्ड होती है। ये एक प्योरली साइंटिफिक सा इशू है जो ऑब्वियसली मरीज़ों को नहीं पता होगा, लेकिन डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि किस क्लास का ये हार्ट फेलियर है। ठीक है, यूजुअली हम पेशाब और गोलियाँ देते हैं जिससे मरीज़ का पेशाब ज़्यादा आता है, उसकी सूजन कम होनी शुरू होती है। पेशाब और गोलियों की मुख्तलिफ किस्में हैं, इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ख़ासकर चूँकि बीमारी एल्डरली लोगों की है तो एल्डरली में पोटाशियम की कमी या मैग्नीशियम की कमी होती है, जिसको डेफिनेटली डॉक्टर्स को भी और मरीज़ को भी ख्याल करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और भी ड्रग्स आ गई हैं जिसमें एक क्लास है जिसको हम आर्नी कहते हैं। ये यानी आप अगर मैं आम लफ्ज़ में बताऊँ तो 4 पिलर्स हम ट्रीटमेंट के लेते हैं। ठीक हो गया जी। उसमें डायूरेटिक बताया है आपको, दूसरा आर्नी एक ड्रग्स होती हैं मरीज़ को, जैसे डॉक्टर्स को तो पता होगा, पेशेंट ऑब्वियसली उनको भी पता है, मेजॉरिटी पेशेंट जो पुराने हैं कि उनकी कौन सी दवाई जो डॉक्टर ने बदली है। तीसरे नंबर पे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और चौथे नंबर पे एक और दवाई है जो बेसिकली शुगर की दवाई है, डायबिटीज़ की, उसको हम एम्पाग्लाइफ्लोजिन कहते हैं। एम्पाग्लाइफ्लोजिन है या डेपाग्लाइफ्लोजिन है, ये इतने ज़्यादा ट्रायल आ चुके हैं जहाँ ये दवाइयाँ जो बेसिकली डायबिटीज़ के लिए आई थी वो अब हार्ट फेलियर का एक मुस्तनद और बहुत काम की दवाई बन चुकी है। सो अगर हार्ट फेलियर में हम कहें तो ये 4 जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं ना, इनको बेसिकली 4 जो स्तून है ना हार्ट फेलियर के, ये हम कहते हैं। इसके बाद में दवाइयाँ हम ऑब्वियसली चेंज करते हैं। इसके साथ साथ जो बीमारी अंडरलाइंग है उसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। मसलन अगर किसी मरीज़ का दिल का वाल्व लीक कर रहा है जिसको हम सपोज माइट्रल रिगर्ज है, तो उसकी मैकेनिकल करेक्शन फिर ज़रूरी होती है, वगरना मरीज़ ठीक नहीं होता। या कोई ऐसी और बीमारी से इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है और उसको पेशेंट को हार्ट एक्सपोज हो चुका है, तो उसको फिर हम अगर रीवास्कुलराइजेशन नहीं हुई तो फिर रीवास्कुलराइजेशन तरफ जाते हैं, उसकी इंटरवेंशन करके देखते हैं स्टेंट डलने हैं या उसका बाईपास होना है, जो भी अप्रोप्रिएट उसकी ट्रीटमेंट है। सो ये अंडरलाइंग ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है और बीमारी के हिसाब सिम्टम के हिसाब से हार्ट फेलियर के एक्सल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या इसके साथ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है हार्ट फेलियर के पेशेंट को? अच्छा जी, अब हार्ट फेलियर जैसे मैंने बताया ना कि हार्ट फेलियर की वजूहात के हिसाब से ट्रीटमेंट है। अब ऑपरेशन का मतलब जैसे इंटरवेंशन है ना, अब अगर पेशेंट किसी को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है और उसकी प्राइमरी जो इंटरवेंशन है वो नहीं हुई तो ऑब्वियसली एंजियोग्राफी ज़रूरी होती है और उसको स्टेंट डिप्लॉयमेंट ज़रूरी है। सो ये भी एक प्रोसीजर है किस्म का। दूसरा प्रोसीजर रिवास्कुलराइजेशन का बाईपास ग्राफ्टिंग है। अगर पेशेंट में ट्रिपल वेसल डिजीज़ है या लेफ्ट में बड़ी वेसल की इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। तो बाईपास एक ऑपरेशन है जिससे ऑब्वियसली पेशेंट की बाद में इंजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर होती है, उसका लाइफ, उसकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे हार्ट फेलियर में आप जो वजह शायद पहले मैं नहीं बता सका, उसमें अरिथमियाज होते हैं जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन धड़कन की बेकायदगी को कहते हैं, ये भी बीमारी एल्डरली लोगों में ज़्यादा होती है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन भी ये होता है कि इसको जो रिस्पांस होता है ना, दिल की धड़कन का रिस्पांस, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल करना पड़ता है दवाइयों से। बाज़ को दवाइयाँ कंट्रोल नहीं करती तो फिर हमें रेफ़र करना पड़ता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास। अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कम लोग हैं लेकिन बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं जो लोग मौजूद हैं। हमारे पास RIC में एक जंग बरखुदार है वो है, इसके अलावा FIC में 2 डॉक्टर्स हैं बड़े पुराने हैं और बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उनके पास रेफरल बहुत कम है। यानी हमारे जनरल फिजिशियंस या मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कार्डियक केस से देखते हैं या इवन कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम ऐसे पेशेंट को एब्लेशन के लिए या EP के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, उससे फिर डिले होने का खतरा होता है। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है डॉक्टर से भी कि अगर आप ऐसे मरीज़ को डिस्कवर कर लें जिसमें हार्ट फेलियर की वजह एट्रियल फिब्रिलेशन है या कोई और डिसरिथमिया है तो ज़रूर ट्रीटमेंट ज़रूर दें, लेकिन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड ज़रूर लें। तो ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें आम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं उसको पेसमेकर डाले जाते हैं, आर दे द पेशेंट्स? ये डिफरेंट डिवाइस डलती है, पेसमेकर तो नहीं है, एब्लेशन है। एब्लेशन वो जगह जहाँ से वो एबनॉर्मल करंट निकल उसको जलाना होता है। इसके अलावा अगर धड़कन बहुत से तेज है तो फिर ICDs और इस तरह डलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो है ना, अब जैसे आप बाहर जैसे हों या मैंने भी अपने खासे पेशेंट में ICDs डलवाई हैं। ICD हम इसको इसका एक टर्मिनोलॉजी, इसको हम CRT, सादा CRT है या फिर CRT-D कहते हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें आपने ट्रीटमेंट करते करते आप थक गए, आपने दवाएं भी ट्राई कर ली बट फिर स्टिल
पेशेंट हार्ट फेलियर से बाहर नहीं आ सका, वो साल में 3-4 दफ़ा दाखिल होता है, उसको डायूरेटिक इंजेक्टेबल देने पड़ते हैं, उसकी सारी वजूहत अपने ट्रीट कर ली, डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली, ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया, बट स्टिल उसके सिम्टम कंट्रोल नहीं किए। उससे फिर हमें CRT या CRT-D करानी पड़ती है। उसमें एक डिवाइस अंदर डल जाता है जिससे पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर हो जाती है, जिससे काफ़ी हद तक हमें ये हेल्प मिल जाती है कि दवाइयाँ कम हो जाएँ। तो यहाँ पिंडी में भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ शहर में अवेलेबल है, सिंध में उनका बहुत अच्छा सिस्टम है। सिंध में लोन जो मैंने यहाँ से पेशेंट पंजाब से भेजे हैं सक्खर के इंस्टीट्यूट में या NICVD में, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हुआ, दैट वाज ब्लेसिंग कि ICD बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डली सक्खर के इंस्टीट्यूट से और NICVD से। तो बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली किसी पेशेंट में जब कोई डॉक्टर रिकमेंड करे ज़रूर कंसिडर करें यहाँ, लेकिन पिंडी में हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, इस डिजीज़ की सीरियसनेस को देखें अगर हम और इसके इंसिडेंट्स को देखें, तो आप समझते हैं कि इसके लिए एक स्पेसिफाइड आइसोलेटेड अलग से स्पेशलाइज्ड सेटअप होना चाहिए या हॉस्पिटल होना चाहिए जहां हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को? ये आपकी बहुत अहम बात है। अब जिसमें मैं शुरू से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा हमारी कोलीग्स इंटरवेंशनल तरफ हैं, प्रिवेंटिव साइड पे, या फिर इस तरह के हार्ट फेलियर के पेशेंट में कम इंटरेस्ट है। अब हार्ट फेलियर के क्लिनिक्स दुनिया भर में, यहाँ पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ क्लिनिक्स बन गए, कराची में, हैदराबाद में, कोयटा में, और पिंडी में शायद हो, जो मेरे नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, मैंने अपने लेवल पे जो कोशिश की, जब से मैं रिटायर हुआ, हॉस्पिटल में था, तभी मैं अपने हार्ट फेलियर के पेशेंट का पूल कर रहा था डेटा। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल NT-proBNP हमने 10,000 से ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए, उनमें से तकरीबन 6,000 टेस्ट एबनॉर्मल हैं। अब जब एबनॉर्मल टेस्ट आते हैं तो आपका पूल इकट्ठा हो जाता है ना पेशेंट जी। 60% पेशेंट के एबनॉर्मल टेस्ट आए। वो इसलिए आएगा, हमने ज़रा हमें पहले से जो टेस्ट महंगे होते हैं, पहले से सर्टन करना पड़ता है क्या ये टेस्ट पॉजिटिव आने की लाइक्लीहुड ज़्यादा है, उसी को हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिर भी 40% ये टेस्ट नॉर्मल आ जाता है, उस जैसे एस्थमा का पेशेंट है या और इशू है। कोविड के दिनों में अक्सर हमें बहुत सारे ये लोगों को टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते थे। कोविड में अब जैसे एक्सरे में इनिशियल कोई तब्दीली नहीं आती थी, हमें नहीं पता चलता था शॉर्ट रेस्पिरेटरी क्या वजह, फिर हमें टेस्ट करने पड़ते थे। सो हार्ट फेलियर क्लिनिक्स का अपनी जगह होना एक्सक्लूसिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फिजिशियन की बहुत ज़रूरत है जो हार्ट फेलियर को जल्दी रिकगनाइज कर सकें, जल्दी उसकी सिम्टमटोलॉजी के असेस कर पाएँ और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, और उन सबको पता हो कि अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ क्या है, तक उसका इलाज हो। इसके लिए एक्सक्लूसिव हार्ट फेलियर की नर्स होती है, हार्ट फेलियर के पैरामेडिक्स होते हैं, हार्ट फेलियर का प्योर सेटअप होता है। को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। ये आम क्लिनिक भी हार्ट फेलियर सेटअप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ शुरू किया हुआ है। उसमें इनिशियल असेसमेंट है, जैसे मैं खुद करता हूँ, फिर ट्रायल्स के लिए हमने एक डॉक्टर रखा हुआ है, और इसके अलावा फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल होनी चाहिए। वंस इन्वेस्टिगेशन आपने ECG, NT-proBNP, चेस्ट एक्सरे है, और फर्दर एको ज़रूरत है या एंजियोग्राम ज़रूरत है जो कर सकते हैं, तो आप पेशेंट का डेटा इकट्ठा करके पेशेंट को एवेल्यूएट कर सकते हैं कि हाँ जी ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है और इसकी ये स्टेटस है।